नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चारों तरफ जन लोकपाल बिल को लेकर हो रही चर्चा के बीच देश देशांतर में आज हम बहस करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो फिलहाल सुर्खियों में तो नहीं है लेकिन फिर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे देश के अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की। अब से करीब करीब एक दशक पहले सन 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जस्टिस राजेंद्र सचर की अध्यक्षता में मुसलमानों के हालात की समीक्षा के लिए एक कमेटी स्थापित की थी और उसकी रिपोर्ट भी आई, सिफारिशें भी आई, लेकिन सरकार का यह कहना है कि इनमें से ज्यादातर सिफारिशों को अमली जामा भी पहनाया जा चुका है। जमीनी हालात लेकिन कुछ और कहानी बताते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम पड़ताल ये करेंगे कि आखिर सरकार की कोशिशें कितना रंग लाई हैं और क्या कुछ अभी भी किया जाना बाकी है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं के रहमान खान, जो कि मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के। इसके अलावा डॉक्टर तनवीर फजल हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जामिया मिलिया इस्लामिया से। मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। सलीम किदवई साहब हैं, सीनियर फेलो हैं ICSS में, और साथ ही पारसा वेंकटेश्वर राव जूनियर हैं, जो कि एडिटोरियल कंसल्टेंट हैं DNA अखबार के। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए सबसे पहले इस खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं जो दरअसल पड़ताल करती है कि जमीनी हालात अभी क्या है। बारह साल की जिलशाना दिल्ली के नजदीक हरियाणा के मेवात जिले के नाई नंगला गांव की रहने वाली है। जिलशाना यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। माँ घर संभालती है और पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं। जिलशाना के 9 भाई बहन हैं। ऐसे में पिता के लिए घर चलाना मुश्किल है, लेकिन जिलशाना की आंखों में ख्वाब है। वो डॉक्टर बनना चाहती है। मैं रोज पढ़ना आती हूँ, मुझे डॉक्टर बनना। जिलशाना बीमार लोगों का इलाज करके उन्हें तकलीफों से निजात दिलाना चाहती है, लेकिन विकास से कोसों दूर और बुनियादी जरूरतों की बीमारी से जूझ रहा मेवात जिला उसके अरमानों की उड़ान में रुकावट है। मुस्लिम बाहुल्य इस जिले में जहां पानी कम और मुसीबतें ज्यादा बरसती हैं, जिलशाना और उसके सहपाठियों को अल्पसंख्यक होने के नाते वजीफा मिलना चाहिए। स्कूल में फॉर्म भी भरा, साथ ही सारी कागजी कार्रवाई पूरी की, लेकिन वजीफे के पैसे नहीं मिले। मैंने फॉर्म जमा किया लेकिन पैसा नहीं आया। नाई नंगला गांव में स्कूल तो है, लेकिन इसमें सुविधाओं की बेहद कमी है। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। साइंस टीचर भी नहीं है। यहाँ ज्यादातर बच्चे पढ़ाई के साथ अपने परिवार के काम में हाथ बटाते हैं। ऐसे में दिलशाना का डॉक्टर बनने का ख्वाब हकीकत में कैसे बदलेगा? आज भी यहाँ पर सिर्फ एक SS टीचर है 3 क्लास पढ़ाने के लिए, जबकि अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग टीचर, मिनिमम एक साइंस टीचर, एक SS और एक संस्कृत टीचर, ये 3 टीचर तो होने ही चाहिए। पिता की आमदनी कम और परिवार में खर्च पहाड़ जैसा, बावजूद इसके जिलशाना के हौसले बुलंद हैं। उसका पढ़ने में मन लगता है क्योंकि उसका सपना डॉक्टर बनने का है। उसे उम्मीद है कि सरकार उसकी मदद करेगी। आजादी के बाद के सालों में तो देश के मुसलमानों के हालात ठीक थे, लेकिन 70 के दशक के आते आते न सिर्फ नौकरियों में बल्कि हर क्षेत्र में मुसलमान पिछड़ गए। UPA की पहली सरकार ने सत्ता में आने के 6 महीने के अंदर ही मुसलमानों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की असलियत के बारे में पता लगाने के लिए सन 2005 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। हमारे पास आंकड़े भी हैं हमारे पास कि सच्चर कमेटी में लगभग 72 सिफारिशात किए थे। उसमें 3 सिफारिशात को हुकूमत ने मंजूर नहीं की। 69 सिफारिशों में हमने 3 सिफारिशात को इम्प्लीमेंट अभी नहीं कर पाए। 17 नवंबर सन 2006 को प्रधानमंत्री को सौंपी गई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन गरीबी उन्हें ज्यादा दिन तक स्कूल में टिकने नहीं देती और इसलिए सभी वर्गों से ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट रेट मुस्लिम बच्चों में पाया गया। देश में मुस्लिम आबादी यूँ तो 13.5% है, लेकिन सरकारी रोजगार में उसका हिस्सा सिर्फ 2.5% है। अब चाहे वो नौकरशाही हो, पुलिस बल या फिर जुडिशरी। जब होम लोन लेने की बारी आती है तो अधिकतर बैंकों ने मुस्लिम बहुलता वाले इलाकों को नेगेटिव या रेड जोन घोषित कर रखा है, जहां वो लोन नहीं देते। वहीं राजनीति में प्रतिनिधित्व की कमी के पीछे एक बड़ी वजह मुस्लिम बहुल इलाकों का SC और ST के लिए आरक्षित किया जाना है। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।
कमेटी ने मुसलमानों के लिए सामाजिक और धार्मिक संबंधी डेटा बैंक बनाने की मांग की है ताकि सरकारी योजना बनाते समय सभी बातों का ध्यान रखा जा सके। अधिकार प्राप्त समीक्षा और निगरानी प्राधिकरण बनाया जाए जिससे सरकारी विभागों और उनकी योजनाओं की निगरानी की जा सके। समान अवसर आयोग बनाया जाए ताकि भेदभाव जैसी घटनाओं को रोका जा सके। विविधता पर आधारित इंसेंटिव स्कीम शुरू की जाए। सभी समुदायों की उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी बराबर न रखने वाले स्कूलों की ग्रांट रोकने की सिफारिश की गई है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में उर्दू मीडियम स्कूल बनाने की मांग की गई है। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करने की सिफारिश भी की गई है। यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाले वजीफों को बढ़ाया। साथ ही प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम में कई नए विभागों को शामिल किया गया। ये मुझे पता है कि इसमें काफ़ी कमियां हैं। कई लोग ये प्रॉब्लम माइनॉरिटीज़ की भी है और जो एससी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स वो भी है। अगर आप 25% पॉपुलेशन माइनॉरिटीज़ की है, हो सकता है कि जो एक्सपेंडिचर है उस एरियाज में जाएगा जहां माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा नहीं होता। सरकारी प्रयास के नतीजे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि योजनाएं कई हैं, फंड भी है, लेकिन इससे जुड़े लोगों की कार्य प्रणाली की वजह से योजनाएं सही तरीके से कार्यान्वित नहीं हो पा रही हैं। दिल्ली से आरफा खानम शेरवानी और अशफाक अहमद के साथ मेवात से नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी के लिए। और आइए अपने मेहमानों का हम रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हालात यहाँ से अब कहाँ जाएंगे। और फिलहाल जो रिपोर्ट आपने देखी है वो तो बहुत अच्छी तस्वीर बयान नहीं करती है। हालांकि इसी जो कहानी थी उसमें आपने ये भी देखा होगा इसी रिपोर्ट में भी कि रहमान खान साहब जो कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं वो ये कह रहे थे कि 3 जो सिफारिशें थी उनके अलावा जो 79 सिफारिशें हैं, 69 सिफारिशें हैं वो मान ली गई हैं। रहमान खान साहब ये बताइए कि फिलहाल यूपीए सरकार को इस बात का श्रेय, इस बात का क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने पहली बार देश के इतिहास में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आता कि इस मिनिस्ट्री के होने से आखिर फायदा ज्यादा हुआ या नुकसान ज्यादा हुआ। क्योंकि जितनी भी स्कीमें थी पहले शायद अलग अलग जो मंत्रालय थे वो अपना काम समझते थे कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए करेंगे, लेकिन अभी शायद ये बात इस चीज में सिमट कर रह गई है कि जब अल्पसंख्यक मंत्रालय है तो सारे मंत्रालय क्यों काम करें। देखिए, जो अल्पसंख्यक जो मिनिस्ट्री 2007 में साचार कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बनाई गई, एक फोकस के लिए बनाई गई थी और इसमें मॉनिटरिंग के लिए भी और फोकस के लिए भी। अब देखिए 2007 के बाद मिनिस्ट्री का अभी हुए 7 साल हुए हैं, मगर इससे नुकसान कुछ नहीं हुआ है। पहले ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रोग्राम ही नहीं था। अलग अलग, जैसा कि आपने कहा, अलग अलग मंत्रालयों में कार्यक्रम चल रहे थे। ये कार्यक्रम स्ट्रक्चर स्कॉलरशिप का हो या मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, साचार कमेटी के रिकमेंडेशंस के जो भी इंप्लीमेंटेशन है ये कोई मिनिस्ट्री में पहले नहीं चल रहे थे। ये जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम शुरू हुआ है मिनिस्ट्री के बनने के बाद ही शुरू हुआ है। मैं मानता हूं कि शुरुआत के दिनों में कुछ मुश्किलात, इंप्लीमेंटेशन के मुश्किलात में ये प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचने में दुश्वारी हुई है, मगर अब इसकी इंप्लीमेंटेशन में ताजगी, तेजी आई है और इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं। मैं इतना तो कह सकता हूं। रहमान साहब, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकेंगे, जो आपने कहा कि शुरुआत में मुश्किल जरूर हुई, मैंने खुद जो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष हैं मोन्टेक सिंह, उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने बार बार ये माना इंटरव्यू में कि हाँ मुश्किल हो रही है इंप्लीमेंटेशन में। उनका बार बार ये कहना था कि वक्त लगता है, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं लगता कि शायद वक्त इतना लग रहा है कि लोगों के जो सब्र का इम्तिहान हो रहा है? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि, देखिए पहली वक्त ये प्लान स्कीम बना, 11th प्लान एंड 12th प्लान में माइनॉरिटीज की वेलफेयर के लिए अलग फंड मुहैया किया गया। पहले ये कभी नहीं हुआ था। अब इसके बाद जो प्रोग्राम बनाए गए, मैं समझता हूं कि उसमें कोई कमी है, क्योंकि सिर्फ अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को अलग प्रोग्राम नहीं बनाए गए। जो अलग अलग मिनिस्ट्री में सोशल वेलफेयर में प्रोग्राम चल रहे थे उन्हीं को भी यहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, उसमें कुछ दुश्वारियां आई। अब हम उसको चेंज करके, जैसा कि अब मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम थे,
90 माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कर दिए, तो वो एक उसमें हमारे जो सुविधाएं हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो हमने उसको बदल दिया। अब 90 डिस्ट्रिक्ट से लेके 710 ब्लॉक्स बना दिए, और ब्लॉक्स बनाने के बाद ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे अप्रिसिएशंस भी आ रहे हैं। जी हाँ, आप ही कह रहे हैं कि शुरुआत में जो डिस्ट्रिक्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट की शक्ल में जो बनाया गया था कार्यक्रम को, उससे दिक्कत ये हो रही थी कि खासकर एक खास आबादी तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, ब्लॉक से आसानी हुई है। लेकिन क्या आपके पास, आपके मंत्रालय के पास कोई ऐसी एक्शन टेकन रिपोर्ट है जो कुछ रोशनी डाल सकती है, जिससे ये पता चले कि आखिर किस हद तक आपकी मिनिस्ट्री संतुष्ट है, या लोगों को भी कम से कम इस बात की जानकारी हो कि वो आगे आए और उन स्कीमों का फायदा उठाएं? देखिए, हम समझते हैं कि देयर इज, ये जो इंफॉर्मेशन ग्राउंड हद तक पहुंचना था, इसके जो ग्रास रूट तक जो ये हमारा प्रोग्राम पहुंचना था, उसमें कुछ नहीं पहुंच सके। अब हमने पब्लिसिटी पर ज्यादा जोर दिया है, और अब जो है मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम पहुंच रहे हैं। अब जहां तक 15 पॉइंट प्रोग्राम के है, इसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो लोकल हमारे एनजीओस को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, सरगर्म रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक शिकायत बजा है, मगर जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था कि एनजीओस को ना, और हमारे अल्पसंख्यक तंजीमों को जो इन्वॉल्व होकर इन प्रोग्रामों की मदद से लोगों तक पहुंचाने की उनकी जिम्मेदारी थी, वहां कहीं भूल हुई है। और हमारे ब्यूरोक्रेसी से भी कुछ प्रोएक्टिव इंटरेस्ट नहीं लिया गया है, और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोएक्टिव इंटरेस्ट, अब मैं हर चीफ मिनिस्टर के साथ रिव्यू कर रहा हूं, 15 पॉइंट प्रोग्राम के हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले साल 2 साल में ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे। बिल्कुल, हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करेंगे कि कहां बाबूगिरी जो है वो रास्ते में आ रही है, और राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उसकी कमजोरी या मजबूती किस हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर तनवीर फजल, आप चूंकि सर्च कमेटी की ड्राफ्टिंग के वक्त वहां पर शामिल रहे और आपने देखा पूरी रिपोर्ट को, उसके कुछ हिस्सों को आपने लिखा है, ये बताइए कि फिलहाल अगर अबू साले शरीफ की रिपोर्ट पढ़ें, जो उन्होंने लिखा है कि 6 साल बाद जो तस्वीर आ रही है सामने, उससे तो काफी, जिसे कहना चाहिए, बहुत रोशन नहीं है तस्वीर, बहुत साफ नहीं है। आपके पास किस तरह की रिपोर्ट्स हैं? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिससे इस कार्यक्रम में हम कुछ अच्छी खबरें भी दे सकें? डॉक्टर तनवीर फजल। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि वो जो रिपोर्ट आपने राज्यसभा टीवी ने प्रेजेंट की अभी प्रोग्राम शुरू होने के वक्त, हेलो आरफा। जी जी, मैं सुन रही हूं आपकी बात। हेलो हेलो। जी जी, आप कहिए, मैं सुन रही हूं। जो ग्राउंड लेवल पे एक जो सिचुएशन है उसको सही तरीके से मेरे ख्याल से कम वक्त में उन्होंने प्रेजेंट किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा आपको। जी तनवीर साहब खुद कह रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से एक एडमिशन ही है कि ग्रास रूट लेवल पे, जमीन पे जहां पे बदलाव दिखने चाहिए थे। जी, हम दोबारा आपके पास आने की कोशिश करेंगे। आप महत्वपूर्ण कुछ बात कह रहे हैं, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से पूरी तरीके से हम नहीं सुन पा रहे हैं। पार्सा राव, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह की तस्वीर हाल आपने जो रिपोर्ट में भी देखा, और तकरीबन 10 साल का जो कार्यकाल यूपीए सरकार का खत्म हो रहा है लगभग, अगर हम जानते हैं कि यूपीए 1 और खासकर 2 में जिस बड़ी तादाद में मुसलमानों ने वोट किया है यूपीए सरकार को, फिलहाल की स्थिति जो आप देखते हैं, अगर उसका आकलन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो कुछ काम किए हैं यूपीए सरकार ने, वो फिलहाल उससे मुस्लिम, खासकर अल्पसंख्यकों में देखें, कितने संतुष्ट या असंतुष्ट होंगे? उनका नजरिया जो है, जहां तक मुस्लिम्स का ग्राउंड लेवल पे उनका जो एटीट्यूड है, नजरिया है कि वो सरकार पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और अपने आप की देखभाल कर रहे हैं। ज्यादातर
एक लेवल पे वो एक ओपिनियन बना रहा है कि वो उनको सरकार से कोई फायदा नहीं होता है, कोई भी सरकार हो, या कांग्रेस की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, वो खुद अपनी देखभाल करना चाहते हैं। लेकिन ये सचार कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक ये तो साफ है कि 90%, 95% मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में बहुत गरीब है। लेकिन इस गरीबी को हटाने के, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एटीट्यूड अडॉप्ट किए हैं गवर्नमेंट, वो सही है या नहीं मालूम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि टारगेटेड ये करें कि मदद करें उनको, कि एक उनको एक क्या कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचे या एजुकेशनल फैसिलिटीज पहुंचे, शायद वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए कि कंफ्यूजन मेरे ख्याल से इसलिए हो रहा है कि अगर किसी एरिया में, किसी जिले में कोई गरीब लोग हैं, 10%, 25%, अगर सारे गरीबों को कुछ मदद मिलता है, अगर मुसलमान भी गरीब है तो उनको भी फायदा होता है। जब आप इनको तकसीम करेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज, और वहां पे कंपटीशन आने लगता है। हमको लगा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके मुकाबले मुसलमानों को कम मिलता है क्योंकि वहां पर ज्यादातर वो लोग हैं। शायद जो ओरिएंटेशन है मदद करने की, शायद उसको अगर मैं ये सवाल आपसे पूछ सकूं, क्या इसके पीछे ये भी वजह है कि कई बार जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम किया जा रहा है तो बहुत ज्यादा नाम करके उस बात को या बहुत हाईलाइट करके नहीं किया जाना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटी बैकलैश का भी खतरा रहता है। शायद ये हो सकता है कि ये इसको इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मुझे एक बुनियादी सवाल ये है कि अगर मुसलमान 60 साल के बाद गरीब है, क्या वो गरीब इसलिए है कि वो मुसलमान है, या ये है कि वो गरीब है और मुसलमान भी है? तो मुझे लगता है कि सचार कमेटी वाली इस प्रॉब्लम को, अगर ये सवाल का जवाब मिल जाए ना, तो जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उसका कोई मतलब बनता है कि यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मुसलमानों की ज्यादातर समस्याएं हैं वो गरीबों की समस्याएं हैं, वो है, या फिर ये आइडेंटिटी से जुड़ी भी समस्याएं हैं? ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। कभी कभी होता है, ये इनकार करना नहीं है कि मुसलमान होने की वजह से उनको कोई मौका नहीं मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये डिस्क्रिमिनेशन को कबूल करना चाहिए। अगर कबूल करने के बाद इसको कैसे डील कर सके वो अलग बात है, लेकिन पहले एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है कि मुसलमान होने की वजह से इनको मदद नहीं मिल रहा, मुसलमान होने की वजह से ये गरीब बने रहे और उनको कोई और रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि इतिहास में जाएं तो शायद बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन 60 साल के इसमें ही देखना पड़ेगा। सलीम तदवी साहब, 70 के दशक के बाद ये देखा गया है कि हालात ज्यादा बदतर हुए हैं, यानी कि आजादी के बाद से लेकर 70 के दशक तक हालात उतने खराब नहीं थे, और शायद इसीलिए जरूरत महसूस की गई कि सच्चा कमेटी जैसी कुछ लोगों को साथ बिठाया जाए और रिपोर्ट तैयार की जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है, सच्चा कमेटी की स्थापना से तुष्टीकरण के तो बहुत सारे आरोप लगते रहे यूपीए सरकार को, लेकिन क्या वाकई इस तुष्टीकरण के आरोपों के बीच क्या मुस्लिम समाज को कोई फायदा भी हुआ है? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि ये सच्चर कमेटी कायम करना और उसके बाद रंगानाथ मिश्रा कायम करना, यही एक बहुत बड़ा काम है जो यूपीए सरकार ने किया, ताकि जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, वो कम से कम सामने तो आया। मैं अपने को समझता था कि मुझे कुछ मुसलमानों के बारे में मालूमात हैं, लेकिन जब मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी कंडीशन इतनी ख़राब है और हर स्फीयर में इतनी ख़राब है, वो एजुकेशन की हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, हर तरह से बैकवर्ड है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि वो सिर्फ इस वजह से प्रॉब्लम है कि वो गरीब हैं या इस वजह से कि वो मुसलमान हैं। देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि वो आइडेंटिटी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको हमको मानना होगा। और खासकर अगर ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर देखा जाए तो ये बात सबसे ज्यादा साबित होती है। अभी भी रहमान खान साहब ने इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो रास्ते में एक रुकावट बनी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन के बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई। ब्यूरोक्रेसी का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे बड़ा खुशी हुई कि रहमान साहब ने जो कुछ ही दिन पहले मिनिस्टर बने हैं, और मेरे ख्याल से इनके मिनिस्टर बनने के बाद इस मिनिस्ट्री में कुछ जान आई है, कुछ इसकी विजिबिलिटी हमको लगी है, और मुझे यकीन है कि इनकी फ़ुआल रहनुमाई में इसमें यकीनन क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव काम होगा। सलीम साहब, आपने ये कहा कि आपको पहले ये पता नहीं था, आप जैसे बहुत सारे लोगों को कि हालात क्या है, यानी कि हमें मर्ज भी पता चला, प्रिस्क्रिप्शन भी मिल गया, लेकिन इलाज क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, उसके इलाज की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि देखिए, मैंने उसके बाद भी स्टडी की है चीज़ें, तो मैं एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ जो मुसलमानों से मुतालिक है, कि हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है, प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की मिसाल मैं देता हूँ कि उसके पास बहुत से स्कॉलरशिप देने का वो है, लेकिन जब ये रहमान साहब ने भी इशारा किया कि उसकी मालूमात नहीं है हमारे मुसलमान बच्चों को जिनको ज़रूरत है। और ये जिम्मेदारी किसकी है?
ये तो सरकार की तो है ही है, लेकिन सरकार के अलावा जैसे ये कह रहे थे कि इसमें एनजीओज और ऐसे तमाम लोग, वो जरूरी नहीं कि वो मुसलमान भी हों, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि वो एक माइनॉरिटीज को तरक्की हो, उनका प्रोग्रेस हो, उनका डेवलपमेंट हो, तो उन सबको आगे आना चाहिए और वॉलंटरी बेसिस पर इसमें जितनी ज्यादा इसको पब्लिसाइज किया जाए उतना अच्छा है। जैसे ये कि बहुत बड़ी कमी है। जैसे स्कॉलरशिप स्कीम को काफी हद तक एनजीओ ने पब्लिसाइज किया और उसका बड़ा और फायदा भी ज्यादा देखने को करना, मिल रहा है। तनवीर फजल साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनवीर फजल साहब, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि रिपोर्ट आपने वो देखी और जमीनी हालात को बयान करती है। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि चूंकि आप भी सचर कमेटी से लगातार जुड़े रहे और आप जानते हैं फिलहाल कम्युनिटी में किस तरह की घटनाएं हैं और किस तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, क्या वाकई कोई ऐसी अच्छी खबरें भी आप दे सकते हैं जो कुछ अच्छा घट रहा है और शायद जिसे हम सचर कमेटी का प्रभाव कह सकें? देखिए, सच्चर कमेटी का प्रभाव या ये कम्युनिटी के अंदर कुछ कॉन्शियसनेस, उसको डायरेक्टली रिलेट तो नहीं किया जा सकता, पर अच्छी खबर यह है जो हम लोगों ने सच्चर कमेटी में भी नोटिस किया था कि मुसलमानों के अंदर, आपकी रिपोर्ट भी बताती है कि मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम बच्चों के अंदर एक पढ़ने की जिज्ञासा जगी है, स्कूल में इनरोलमेंट हो रहे हैं। ये अलग बात है कि रिटेंशन, जो कि एक एफर्ट चाहिए जिसके लिए, स्कूल में रिटेंशन की कमी है, ड्रॉप आउट रेट्स अभी भी हैं, लेकिन पढ़ने की ख्वाहिश, खास करके मॉडर्न स्कूल्स में, मदरसों में जाने के तादाद कम होते जा रहे हैं और आधुनिक एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस की जरूरतें फील हो रही हैं और लगातार मुस्लिम गर्ल्स का भी एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है। तो ये सारी एक उम्मीद की किरण है। अब ये जरूरी चीज ये है कि क्या किया जाए, क्या कोशिशें की जाए ताकि वो जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी अरेस्ट हो सके और एक आगे एजुकेशन जो बच्चे हैं वो ले पाए और अपनी जो फ्यूचर है वो बना सके। मैंने एक बहुत अच्छी चीज नोटिस की, जो मैं एनालिसिस कर रहा था अभी हाल के डेटा की, तो मैंने देखा कि खास करके लड़कियों में, जहां पर कि अदरवाइज जेंडर गैप है मुस्लिम बॉयज और मुस्लिम गर्ल्स में स्कूल एनरोलमेंट में, लेकिन यह देखा गया कि जहां जहां लड़कियों ने एनरोलमेंट लिया है वो उनमें ड्रॉप आउट रेट की कमी है बनिस्बत लड़कों के, जिसका मतलब है कि भले ही छोटी तादाद में वो आ रही हैं स्कूल्स में, लेकिन वो स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती हैं। जी तनवीर साहब, समय की थोड़ी कमी है, हालांकि अच्छी बातें आप बता रहे हैं कि फिलहाल कम से कम कुछ तो एक अंधेरे में से एक रोशनी की किरण कुछ नजर आ रही है। लेकिन आखिरी सवाल, फिलहाल कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया है। रहमान खान साहब, कम से कम ये बात तो जरूर कह सकते हैं कि सच्चर कमेटी ने एक बात तो जरूर स्थापित की कि जो अब तक परसेप्शन की बुनियाद पर बातें होती थी कि शायद मुसलमान विकसित हैं, कुछ लोग कहते थे नहीं है, कुछ कहते थे कितना शेयर उनको मिला है, कम से कम एक पुख्ता डॉक्यूमेंट तो हमारे पास जरूर है। लेकिन इतने साल इस बीच गुजर चुके हैं, संक्षिप्त में बताइए कि आगे का रोड मैप क्या है? देखिए, आपने सही कहा कि सच्चर कमेटी एक मिरर है, सिर्फ हुकूमत के लिए, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी एक मिरर है। इससे आज मुल्क के सामने मुसलमानों की सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन कंडीशन का एक जायजा सामने है और इसमें आसानी होगी हुकूमतों को भी और कौम को भी कि अपना आइंदा मुस्तकबिल के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए, एक डेवलपमेंट के क्या करना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो स्कीम सब चल रहे हैं ये सिर्फ काफी नहीं है और हमको इसमें और ज्यादा तेजी लाना है, तब्दीली लाना है। हम इस तरफ काम कर रहे हैं। मैंने इन एक साल के अरसे में मैंने बहुत से नए इश्यूज उठाए हैं, कोशिश कर रहा हूं कि इसमें सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए ज्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि मुसलमानों की पसमानदगी का एक रीजन भी है कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसकी तरफ हम काम कर रहे हैं और ज्यादा स्कीमें लाने की कोशिश करना चाहिए। सच्चर कमेटी इज एन आई ओपनर फॉर आप ये कह रहे हैं कि कायने की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान खान साहब। समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो चुका है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।